बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। अगर आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में हैं, तो आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल का हिंदी मतलब होता है आपका संचार कौशल, ठीक है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तित्व विकास। तो संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपको एक प्रकार से जो है उपलब्ध करवा दी है। 2 वीडियो आप लोगों ने बीए बीएससी बीकॉम की देखी होगी, तो ऐसे 3 वीडियो हो चुकी हैं। लेकिन यूनिट वाइज जो मैं चर्चा कर रहा था, यूनिट 1 और यूनिट 2 के 50-50 प्रश्न आप लोग देख चुके होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम यूनिट 3 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद में लास्ट वीडियो आपकी चौथी होगी, चौथी यूनिट की, यानी कि लास्ट यूनिट की, उसमें भी 50 प्रश्न हम चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद में कुछ नए प्रश्न होंगे जिनकी संख्या 100 होगी, और मॉडल पेपर के बारे में एकदम से प्रॉपर प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, इस तरीके से हम लोग छोटे-छोटे प्रश्न, छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से, जैसे 20 मिनट की वीडियो हो गई, 25 मिनट की वीडियो हो गई, उसमें लगभग 50-60 प्रश्न या 100 प्रश्न ऐसे प्रश्नों को तीव्र गति से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बीए के 6 सेमेस्टर में, बीएससी के 6 सेमेस्टर में और बीकॉम के 6 सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स के रूप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूछा जाता है, इसके थर्ड यूनिट से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है देह भाषा और व्यवहार, यानी जब आप बोलते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होती है, तो बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तौर तरीका कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट, ये सब क्या होता है, इन सबसे बनने वाले प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा दैनिक जीवन में जिस प्रकार की क्रिया, प्रतिक्रिया और आचरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मानव व्यवहार कहते हैं, सामाजिक कार्यकलाप कहते हैं, सामान्य व्यवहार कहते हैं, या फिर असामान्य व्यवहार करते हैं, मतलब कहते हैं। फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा दैनिक जीवन का मतलब होता है डेली का डेली। तो दैनिक जीवन में जिस प्रकार की क्रिया, प्रतिक्रिया और आचरण मनुष्य करता है, उसे हम लोग मानव व्यवहार कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने मानव व्यवहार का सीधा संबंध जीव विज्ञान और संस्कृति से माना है? यानी कौन से ऐसे विद्वान हैं इनमें से जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर का संबंध किससे माना है? जीव विज्ञान और कल्चर से, यानी संस्कृति से माना है। लोकार्ट, या चार्ल्स टैटम, या गिलेन, या फिर बेबेज? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स टैटम इज राइट आंसर। जिन छात्र छात्राओं ने चार्ल्स टैटम लगाया है उनका खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे, मानव व्यवहार मतलब ह्यूमन बिहेवियर के कितने अवयव माने गए हैं? 1 अवयव, 2 अवयव, 4 या 3 अवयव? बताएं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव व्यवहार के अवयवों की बात अगर करें, तो इसमें एक प्रकार से 3 अवयव एक प्रकार से माने गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखें, चौथा प्रश्न है, मानव व्यवहार के कितने प्रकार होते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 7 या 9? बताएं। मानव व्यवहार के प्रकार के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा तो हमेशा कितने आप लगाएंगे? 4 लगाएंगे। मानव व्यवहार के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इन प्रश्नों को आप लोग बहुत ही बारीकी के साथ जो है अध्ययन कर लीजिएगा, और इससे पहले वाले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे, देख लीजिएगा। इसके अलावा शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देखेंगे एक और वीडियो, एक प्रकार से मॉडल पेपर पड़ी हुई, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और इससे पहले इस पर एक मॉडल पेपर और दिया था मैंने, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान। मानव व्यवहार 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है व्यक्तित्व आधारित मानव व्यवहार। दूसरा होता है रुचि आधारित व्यक्तित्व मतलब मानव व्यवहार। तीसरा होता है स्वभाव पर आधारित मानव व्यवहार, और चौथा आपका होता है भावना पर आधारित मानव व्यवहार। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मानव व्यवहार होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार मुख्यतः मानव आधारित नहीं है? बताएं, कौन सा व्यवहार मानव आधारित नहीं है इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। व्यक्तित्व आधारित मानव व्यवहार, रुचि आधारित मानव व्यवहार, स्वभाव आधारित मानव व्यवहार, या फिर रंभाने से संबंधित मानव व्यवहार?
तो भाई मानव व्यवहार की अगर बात की तो व्यक्तित्व आधारित मानव व्यवहार होता है, रुचि आधारित मानव व्यवहार भी होता है और स्वभाव आधारित भी होता है। रभाने से संबंधित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि ये वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ये नहीं होता, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन। प्रश्न यही पूछा गया कि आधारित नहीं है, तो नहीं है कौन सा? घ ऑप्शन, पांचवे का। छठा प्रश्न आप देखेंगे, समूह का अर्थ है। समूह का क्या अर्थ है? लोगों का समूह जो मिलकर के कार्य करते हैं, या गलत कार्य करना, या एकल व्यवस्था, या नकारात्मक सोच। बताएं फटाफट से, छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। समूह का अर्थ है, समूह का अर्थ होता है लोगों का समूह जो मिल करके काम करता हो। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, का ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, सामूहिक व्यवहार की अवधारणा किसने दी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। सामूहिक व्यवहार की अवधारणा किसने दी? बंडिसा, या एल्टन मेमो और उनके साथियों ने, या पार्किंस ने, या फिर जगदीश चंद्र बसु ने? तो सामूहिक व्यवहार की अवधारणा को देने वाले जो विद्वान है उनका नाम है एल्टन मेमो और उनके साथियों ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खा ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, उत्पादकता बढ़ाने में सामूहिक व्यवहार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस धारणा को किस सन में लागू किया गया? बताएं किस सन में लागू किया गया? 1918 में, या 1919 में, या 1920 में, या फिर 1925 में? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, 8वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गा ऑप्शन 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1920 जो है उत्पादकता बढ़ाने में सामूहिक व्यवहार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस धारणा को किस सन में लागू किया गया? तो वो लागू किया गया है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, किस चिंतक ने सामूहिक व्यवहार की जो महत्ता है, किस चिंतक ने सामूहिक व्यवहार की महत्ता को रेखांकित किया है? बताएं किसने किया? ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, बी दिया स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन दिया है मतलब यमीसा, और डी ऑप्शन दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। किस चिंतक ने सामूहिक व्यवहार की महत्ता को रेखांकित किया है? तो किसने किया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, मतलब यम ईसा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका गा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गा ऑप्शन। आगे देखेंगे, 10वां प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में। आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस जिसको आप बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? स्वयं के प्रति जागरूक रखना, या लोगों का करना, लोगों को जागरूक करना, या समाज को जागरूक करना, या राष्ट्र को जागरूक करना? आत्म जागरूकता का मतलब होता है स्वयं के प्रति जागरूक रखना है, रहना। ठीक है, स्वयं के प्रति जागरूक रहना या रखना, ये एक प्रकार से आत्म जागरूकता का अर्थ होता है, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में पूछा जाता है। 11वां प्रश्न है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। ठीक है, ये कबीरदास का एक पद है, कबीरदास का दोहा है, उसका एक पद है। ठीक है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, ये किस बात पर बल देता है? आत्म जागरूकता पर, राष्ट्र के प्रति समर्पण पर, वसुधैव कुटुंबकम पर, या क्षेत्रवाद पर? तो बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। ठीक है, और जब खुद में देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, ऐसे आगे दोहा है। तो कबीर का यह पद जो है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आत्म जागरूकता से रिलेटेड ये दोहा है, पद है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न 12 नंबर, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण होती है? यानी कि जो सेल्फ अवेयरनेस है वो क्यों जरूरी होती है? ठीक है, आत्म जागरूकता जरूरी क्यों होती है भाई? लोगों को जागृत करने के लिए, या स्वयं की कमजोरियों को जानने के लिए, या सभी को शिक्षा देने के लिए, सभी को अवसर देने के लिए? तो आत्म जागरूकता जानते हैं क्यों जरूरी होती है? आत्म जागरूकता स्वयं की कमजोरियों को जानने के लिए बहुत जरूरी होती है, कि हमारे अंदर क्या क्या जो है कमियां हैं, उन कमियों को आप दूर कर पाएं, इसलिए आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न 13 नंबर देखेंगे, स्वयं के प्रति जागरूकता की भावना कितने वर्ष की आयु में उभरने लगती है? बताएं। स्वयं के प्रति जागरूकता जो होती है वो एक प्रकार से 1 वर्ष से ही उभरने लगती है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, आप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं अगर इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स होता है उससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं उन सभी के लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। आगे देखेंगे, आत्म जागरूकता को लेकर के किसने प्रयोग किए? बताएं। 14 नंबर प्रश्न, आत्म जागरूकता को लेकर के किसने प्रयोग किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्म जागरूकता को लेकर के किसने एक प्रकार से प्रयोग किया है? आत्म जागरूकता को लेकर के एक प्रकार से प्रयोग किसने किया है भैया? लुइस और ब्रुक्स गुन ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। ऑप्शन खा इसका लगा लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे,
अंध बिंदु या जिसको आप अंग्रेजी में ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं वो क्या होते हैं? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं भाई? बताएं, ये क्या होते हैं? आत्म जागरूकता को पहचानने में सहायक तत्व होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, यानी का ऑप्शन जो है ये अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, आत्म जागरूकता को पहचानने में सहायक तत्व होते हैं। ठीक है, 15वें का ए ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बगैर बोले शरीर की भंगिमाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? मातृभाषा यानी मदर टंग, संपर्क भाषा, या देह भाषा, या राजभाषा। तो बगैर बोले शरीर की भंगिमाओं के माध्यम से, शरीर की गतिविधियों के माध्यम से जो अपने भावों को जब आप अभिव्यक्त करते हैं, तो इस प्रकार की भाषा जो होती है वो देह भाषा, या एक प्रकार से अंग्रेजी में बोले तो बॉडी लैंग्वेज कही जाती है। ठीक है, जब आप हाथ वाथ हिला करके थोड़ा सा आपके चेहरे का हाव भाव बदलता है उसमें, तो वो एक प्रकार से जो है बगैर बोले जब शरीर की भंगिमाओं के माध्यम से आप अभिव्यक्ति करते हैं तो उसको देह भाषा बोलते हैं। बहुत में इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। 17वां प्रश्न, देह भाषा का कितना प्रयोग व्यक्ति अपने कार्यकाल में करता है? 60 से 65%, 10 से 15%, 5 से 7%, या 20 से 25%। तो देह भाषा या बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में या अपने व्यक्तिगत या व्यक्ति अपने कार्यकलाप में करता है, प्रयोग कितना करता है, कितने परसेंट? तो लगभग अगर बात करें तो 60 से 35% जो है बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज हाथ दिखा करके, इशारा उसारा करके, ये सब बॉडी लैंग्वेज होता है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे, प्रश्न है, हिंदी में हिमोजी बनाने की शुरुआत किसने की थी? इमोजी, जो हिमोजी होती है हिंदी में, तो हिंदी में इमोजी बनाने की जो शुरुआत है किसने की थी? डॉक्टर अरुण कुमार ने, डॉक्टर दीप्ति ने, डॉक्टर अपराजिता शर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बताएं 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डॉक्टर अपराजिता शर्मा राइट आंसर हो जाएगा इसका गा ऑप्शन। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार ऐसा है जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली हुई है? क्रोध को, हंसी को, पराक्रम को, या खुशी को? बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली? विश्व स्तर पर किसको मान्यता मिली इनमें से? देखिए, पराक्रम को एक प्रकार से एक ऐसा वैश्विक, मतलब ये व्यवहार है जो वैश्विक स्तर पर इसको मान्यता मिली है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न, आत्मा की खिड़की किसे कहा जाता है? नर्क को, स्वर्ग को, नफरत को, या आंख को? आत्मा की खिड़की, आत्मा की खिड़की आंख को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। ठीक है, ये एक प्रकार से आपको बता दूं, इसका अगला पहला दोहा, पहली लाइन है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। ये बिहारी लाल का दोहा है। ठीक है, बिहारी सतसई पुस्तक जो कि एकमात्र रचना है बिहारी की, उसी में से संकलित है। बिहारी के दोहों में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। तो भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौ बात, प्रस्तुत पद में किस भाषा की बात, मतलब किस भाषा की बात पर केंद्रित है ये पंक्तियां? तो आंखों की भाषा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नयनन ही सौ बात, नयनों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से तमाम प्रकार की बातें नायक और नायिका एक भरे भुवन में कर लेते हैं। भरे भुवन मतलब होता है एक भरा कमरा है जहाँ पर जो लड़की के सगे संबंधी वो भी बैठे हैं, और एक प्रकार से जो लड़के के सगे संबंधी वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन करते हैं क्या? नयनन ही सौ बात, यानी कि नयनों के माध्यम से ही 100 से अधिक बातें कर लेते हैं। जबकि सारे के सारे लोग बैठे बिना कुछ कहे सुने ही पहले क्या करते हैं? कहात, कहात माने क्या होता है? आंखों के माध्यम से कहते हैं, फिर नटते हैं, यानी एक कुछ कुछ कहते हैं, फिर रीझते हैं, नटत, नटत माने एक प्रकार से थोड़ा सा गुस्सा हो जाना। ठीक है, कहात नटत रीझत खिजत, फिर उसके मनाते हैं आंखों के माध्यम से, कानून पकड़ करके। ऐसे होता नहीं जो प्रतीक शब्दावलियों में बातचीत करते हैं जो एक प्रकार से। ठीक है, जैसे आजकल के लड़की लड़की जब लड़के लड़की बात करते हैं तो साए साए की आवाज़ होती है, उसमें हवा से बात करते हैं, घर के चोरी छुपा। ठीक है, तो भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात, इस पद की भाषा जो है आंखों की भाषा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, निचले ओंठ के चबाने से क्या तात्पर्य होता है? जब कभी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग अपने निचले ओंठों को चबाते हैं, ऐसे थोड़ा दाबे रहते हैं निचले ओंठ को। इसका क्या मतलब होता है? सफलता की भावना नहीं, खुशी की भावना नहीं, सकारात्मक भावना नहीं। इस स्थिति में चिंता, भय अथवा असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन। ठीक है, यानी कुछ किसी चिंता में, किसी सोच में, किसी आया असुरक्षा की भावना जब महसूस होती है किसी व्यक्ति को, निचला ओठ दबाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं ऐसे। ठीक है, निचला ओठ दबा करके दांतों से। आगे देखें 23 नंबर प्रश्न है, मुंह से हाथों को ढकना किस बात की ओर संकेत करता है? जब आप अपने मुंह से अपने हाथों को ढकते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मुंह से अपने हाथों को ऐसे ढकते हैं, इसे बोलते हैं मतलब बोलना, मतलब क्या उसका मतलब होगा? 23 नंबर, बिल्कुल शांत रहने का प्रयास करना। जब अपने मुंह से आप क्या करते हैं? मुंह से हाथों को ढकना,
ये शांत रहने का प्रयास करना है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को ऊपर की ओर थोड़ा खुला रखता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? बताएं, 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को ऊपर की ओर थोड़ा खुला रहता है, मतलब रखता है, तो इसका मतलब क्या होता है? निराशावादी प्रवृत्ति, या पलायन का सूचक है, या आशा और प्रसन्नता का सूचक है, या नकारात्मक सोच का? बताएं, 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, आशा एवं प्रसन्नता के सूचक में एक प्रकार से आशा और प्रसन्नता का सूचक होता है जब आप अपना मुंह ऊपर की ओर करते थोड़ा खुला रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को नीचे की ओर थोड़ा खुला रखता है तो इसका मतलब क्या होता है? नीचे की ओर मुंह को खुला रखना, इसका मतलब होता है भैया क्या? इसका मतलब होता है जो है दुख या निराशा का सूचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, आंख में आंख डाल करके बात करना, क्या तात्पर्य है इसका? आंख में आंख डाल करके बात करना, ठीक है। आंख में मतलब आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, आपने गाना सुना होगा। तो आंख से आंख में मतलब आंख में आंख डाल करके बात करना, इससे क्या मतलब होता है? आत्मविश्वास का सूचक है ये, कि निराशा का सूचक है, प्रगति का या हताशा का सूचक है? तो आंखों से आंखें मिला करके बात करना, इसका मतलब आत्मविश्वास आपके अंदर है। ठीक है, आत्मविश्वास का सूचक है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। 27 नंबर प्रश्न, देह भाषा के रूप में अंगूठा दिखाने का क्या मतलब होता है? जब आप एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा का मतलब बॉडी लैंग्वेज में जब आप अंगूठा दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? किसी को आप अनुमोदित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर, तनी हुई मुट्ठी किस बात का प्रतीक है? बताएं, तनी हुई मुट्ठी किस बात का प्रतीक है? उपदेश देने की नहीं, किसी को अनावश्यक सताने की नहीं, किसी के साथ घूमने का इशारा करने की नहीं, एकजुटता या कभी कभी क्रोध का प्रदर्शन। ठीक है, तनी हुई मुट्ठी एक प्रकार से एकजुटता की प्रतीक एक तो होती ही है, एकता की प्रतीक होती है। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्रोध के प्रदर्शन के लिए भी मुट्ठी एक प्रकार से, तनी हुई मुट्ठी एक प्रकार से दिखाती है। कभी कभी हीरो को आपने देखा होगा, जब हीरो को लोग एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से टॉर्चर करते हैं, हीरोइन को एक प्रकार से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो हीरो को कुछ गाली वाली देते हैं तो देखते हैं हीरो जंजीर में बांधा होता है, फिर उसके अंदर वो मुट्ठी बांधता है। ठीक है, जब उठता है कभी कभी उसको हीरो मतलब कि गुंडे लोग तमाम मार वार देते, तो जब हीरो गिर जाता है उसके बाद में जब वो एक प्रकार से खड़ा होता है उठ करके दोबारा से, फिर मुट्ठी बांधता होगा पहला सिचुएशन हम, तो वो क्रोध का प्रदर्शन होता है। ठीक है, घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न है, हाथ मिलाने से बचने के लिए लोग इस भारतीय अभिवादन शैली को विश्व में अपना रहे हैं, कौन सा? नमस्ते, या चरण स्पर्श, या दंडवत प्रणाम, या गले लगना? दंडवत मतलब होता है कि एकदम से साक्षात पैरों पर गिर जाना, उसको दंडवत बोलते हैं। नमस्ते हाथ जोड़ करके लोग नमस्ते करते हैं। चरण स्पर्श मतलब कि चरण छू करके, और गले लगना मतलब कि गले मिलते हैं। ठीक है, तो अब लोग जो है क्या कर रहे हैं, अब पहले हाथ मिलाते थे, जब से कोरोना चला है तब से लोग हाथ मिलाना बंद कर दिए हैं विश्व स्तर पर। नहीं, पहले खूब हाथ मिलाते थे, और ये विदेशों में क्या था कि भाई एक प्रकार से एक किस टाइप का करते थे कि भाई एक दूसरे को, विदेशों में आप देखेंगे। भारत में क्या था? भारत में चरण स्पर्श की प्रक्रिया है, दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया भारत में चरण स्पर्श की है, गले भी लगते हैं मित्र लोग, और नमस्ते एक प्रकार से भारत की तो प्रक्रिया है ही, हाथ जोड़ करके ऐसे। तो हाथ मिलाने से बचने के लिए लोग एक प्रकार से विश्व में क्या अपना रहे हैं भैया? विश्व में ये अपना रहे हैं नमस्ते वाली प्रक्रिया को। ठीक है, लोग एक प्रकार से हाथ जोड़ करके दूर से ही भैया नमस्ते, जैसे हाथ आपको नहीं मिलाना है तो आप नमस्ते कर लें दूर से ही। ठीक है, नमस्ते नमस्ते ऐसे करके हाथ जोड़ करके, तो ये होता है हाथ मिलाने से बचने के लिए जो भारतीय अभिवादन शैली है नमस्ते, इसको लोग विश्व में अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी का जो वी अक्षर है ये किसका प्रतीक माना जाता है? आशा का, निराशा का, विजय का, या फिर हार का? तो जो अंग्रेजी का वी अक्षर है ये किसका प्रतीक है भैया? अंग्रेजी का जो वी अक्षर है ये एक प्रकार से विजय का प्रतीक है, वी मतलब विक्ट्री। ठीक है, वी अक्षर किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, कंधे से कंधा मिलाना किस देह भाषा का प्रतीक माना जाता है? कंधे से कंधा मिलाना सफलता का प्रतीक, या अभिवादन का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, या क्रोध का प्रतीक? बताएं, 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, कंधे से कंधा मिलाना किस देह भाषा का प्रतीक माना जाता है? तो कंधे से कंधा मिलाना एक प्रकार से ये अभिवादन का एक प्रतीक होता है, अभिवादन का प्रतीक होता है कंधे से कंधा मिलाना, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि व्यक्ति अपने शरीर को सिकोड़ करके रखता है तो इसका क्या अर्थ होता है?
सामने वाले से बात करने की इच्छा नहीं है उसके अंदर, या आगे की ओर होना, या पीछे की ओर होना, या अपने आप में खुश होना। यदि कोई व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं और वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, अपने शरीर को सिकोड़ करके रखता है, तो इसका मतलब क्या है, वो सामने वाले से बात ना करने की इच्छा प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है। तो आज आप लोग बहुत सारे ज्ञान की बातें जान रहे होंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि ये आपके जीवन में बहुत उपयोगी है और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को पढ़ेंगे। यानी कि जो आपकी बात करने की शैली है, जब आप किसी के समक्ष बात करेंगे तो आपको लोग सुनेंगे, आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपको सारी नसें पता होंगी कम्युनिकेशन स्किल की, भाई कैसे बात की जाती है और कैसे लोग अगर आपसे कोई बात, आपकी बात सुनने में इच्छा नहीं प्रकट कर रहा है तो क्या करेगा, वो भी आप जान पाएंगे इस चैप्टर्स के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से। देखिए प्रश्न है, देह भाषा के विस्तृत अध्ययन के लिए किस आयाम को महत्व दिया गया है? बताएं, 33 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देह भाषा के विस्तृत अध्ययन के लिए किस आयाम को महत्व दिया गया है? अस्मिता विज्ञान, या प्रॉक्सिमिक्स को, या दूरभाष को, या सोशल वर्क को, या आईटी को? फटाफट फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्मिता विज्ञान और प्रॉक्सिमिक्स को एक प्रकार से देह भाषा के विस्तृत अध्ययन के लिए इस आयाम को महत्व दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार देह भाषा को प्रदर्शित या व्यक्त नहीं करता है? इनमें से अस्मिता विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, संकेत भाषा विज्ञान, या रसायन विज्ञान? तो भाई संचार देह भाषा यानी कि जो बॉडी लैंग्वेज है, संचार मतलब बॉडी लैंग्वेज जो है उसको कौन सा इसमें से व्यक्त नहीं करता है? 34 नंबर में बिल्कुल रसायन विज्ञान जो है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता। बाकी स्पर्श विज्ञान, अस्मिता विज्ञान और संकेत भाषा विज्ञान ये सब संचार देह भाषा को प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। 35 नंबर है, साइन लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? साइन लैंग्वेज 35 नंबर बताएं। साइन लैंग्वेज का मतलब होता है संकेत भाषा। हिंदी में बोलते हैं साइन लैंग्वेज को क्या? संकेत भाषा। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न 36 नंबर आप देखेंगे। प्रश्न है, पैरा लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं? पैरा लैंग्वेज बताएं। रंग विज्ञान, कालक्रम विज्ञान, घ्राण विज्ञान, या परिभाषा विज्ञान? बताएं, पैरा लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं? पैरा लैंग्वेज की अगर बात की तो पैरा लैंग्वेज को परिभाषा विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका परभाषा विज्ञान। ठीक है, या पारभाषा विज्ञान? ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न, देह संचलन भाषा का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। देह संचालन भाषा का या देह संचलन भाषा का जनक किसको मानते हैं? बताएं, देह संचलन भाषा का जनक फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल रे वर्ड्स व्हिस्टल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न, अंगुलियों के इशारों, हाथ की मुद्राओं को किस भाषा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं भैया? राष्ट्रभाषा के द्वारा नहीं करते, संपर्क भाषा के द्वारा भी नहीं, संकेत भाषा के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 38 का सी ऑप्शन, यानी कि संकेत भाषा के द्वारा अंगुलियों के इशारों, हाथों की मुद्राओं के द्वारा एक प्रकार संकेत भाषा के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संकेत भाषा द्वारा, गा ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न, नाक से सूंघ कर संचार को समझने के लिए किस विज्ञान का सहारा लिया जाता है? बताएं, नाक से सूंघ कर संचार मतलब नाक से सूंघ करके संचार को समझने के लिए किस विज्ञान का सहारा लेते हैं? तो इसमें किसका लेते हैं भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला ये प्रश्न है। आप सभी लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे। बिल्कुल, घ्राण भाषा विज्ञान। घ्राण भाषा विज्ञान जो है नाक से सूंघ करके संचार को समझने के लिए एक प्रकार से घ्राण भाषा विज्ञान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखें प्रश्न है 40 नंबर, मुस्कुराना किस बात का प्रतीक होता है? बताएं, मुस्कुराना उदारता और खुशमिजाज का, या नकारात्मक सोच का प्रतीक, या असफलता की ओर जाने का संकेत, या चिढ़ाने का प्रतीक? तो मुस्कुराना आप सभी को पता होगा, मुस्कुराना जो होता है, मुस्कुराना मुस्कुराना क्या होता है? उदारता और खुशमिजाज लोगों का प्रतीक होता है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखें बाकी ऑप्शन, आप देखें नकारात्मक सोच का प्रतीक हो ही नहीं सकता है। पॉजिटिव सोच का प्रतीक होता है मुस्कुराना। असफलता की ओर संकेत नहीं, सफलता की ओर संकेत करेगा, चिढ़ाने का प्रतीक नहीं होता। ठीक है, आगे देखें 41 नंबर प्रश्न है, दूसरों से बात करने या करते समय नेत्रों के संपर्क को क्या माना जाता है? आई कांटेक्ट एक प्रकार से अगर आपका ठीक ठाक रहता है, तो अगर आप दूसरों से बात करते हैं और आई कांटेक्ट आपका ठीक ठाक है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा शिष्टाचार एक प्रकार से आपके अंदर है, यानी ये अच्छा शिष्टाचार की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न 42 नंबर, मास्क का प्रयोग किसकी ओर संकेत करता है? भविष्यकाल, अकाल, भूतकाल, या कोरोना काल? तो मास्क का नाम सुनते ही आपको एक ही काल याद आता है, वो है कोरोना काल। ठीक है, मास्क ना लगाओ तो कितनी लाठियां पड़ती थी आपको पता होगा। तो कोरोना काल में क्या हुआ था?
कोरोना काल में मास्क का प्रयोग अनिवार्य था, ठीक है? और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये स्लोगन चला था, नारा चला था। क्या? कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? ग ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 43 नंबर, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या अर्थ होता था? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन। सोशल माने सामाजिक, डिस्टेंसिंग माने दूरी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है? सामाजिक दूरी। 43 का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे 44 नंबर प्रश्न, कोविड 19 के दौर में देह भाषा का आकलन करने के लिए शरीर के किस अंग पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? ओंठ पर, मुंह पर, नाक पर? देखिए, ओंठ आपका तो मूंदा रहता है मास्क से, मुंह भी आपका मूंदा रहता था और नाक भी आपकी मूंदी रहती थी कोरोना काल में। तो आप कोविड 19 के दौरान में अगर किसी से बात कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता था। यानी कि आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में, ये इस गानों को फ़ॉलो करें। यानी आँखों में आँखें देख करके फिर बातचीत करें, तो आप वो क्या कहना चाह रहा है उसको फिर देखिए। आप अच्छा किसी से जब आँखें मिला करके बात करते हैं, आई कांटेक्ट से बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है और एक फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है कि भई जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, वो बात आप तक पहुँच रही है और आपकी बात मेरे तक पहुँच रही है। संचार की जो प्रतिपुष्टि होती है, वो आँखों की जो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हो जाती है। यानी कि आप तक की ये चीज़ें पहुँची, यानी आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यानी आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इस चीज़ की जो पुष्टि होती है, फीडबैक मिलता है, वो मिल जाता है आँखों से आँखें मिला करके जब आप बात करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछता हूँ केवल कि समझ पा रहे हैं ना? तो आप कहते हैं हाँ, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे सामने बैठे होते, तो मैं आपको देख कर के बता देता कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, आभासी बैठकों के, आभासी माने ऑनलाइन बैठक। आभासी बैठकों के लोकप्रिय होने का दौर किस काल को माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, कोरोना काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर का, यानी कोरोना काल में ही आप देखेंगे ज़ूम वगैरह की मीटिंग और ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है। 46 नंबर प्रश्न, सोशल मीडिया से क्या तात्पर्य है? बताएं। सोशल मीडिया से क्या मतलब होता है? सोशल मीडिया से क्या तात्पर्य होता है? सामाजिक माध्यम है सोशल मीडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 47 नंबर, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, कोविड 19 किस सन में शुरू हुआ? कोविड 19 किस सन में शुरू हुआ? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कोविड 19 2025 में अभी आया ही नहीं, 1950 सॉरी 1925 में नहीं शुरू हुआ था, 1950 में भी नहीं, 2021 या 2019 बताएं। इसका 19 कोविड एक एक प्रकार से वायरस तो है ही। अब 19 इसका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि 19 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2019 में। तो कोविड 19 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 47 का बिल्कुल घा ऑप्शन 2019 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया कैसा मंच है? आभासी मंच है, प्राकृतिक मंच है, पारदर्शी मंच है या प्रत्यक्ष मंच है? तो सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया आभासी मंच है, ठीक है, आभासी माने ऑनलाइन, आभासी मंच है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया का अनुषंगी माध्यम क्या नहीं है इनमें से? देखिए, सोशल मीडिया में आप देखेंगे फेसबुक बिल्कुल है, ट्विटर भी है और व्हाट्सअप भी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब सोशल मीडिया के अनुषंगी माध्यम है, जबकि आत्मचिंतन ये सोशल मीडिया का एक प्रकार से कोई माध्यम नहीं है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घा ऑप्शन। क्लियर, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में 100% आएगा। 50 नंबर प्रश्न, सोशल मीडिया कैसा माध्यम है? बताएं। सोशल मीडिया कैसा माध्यम है भैया? तो दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का माध्यम है सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। इससे पहले आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 2 के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा था। यूनिट नंबर 2 यहाँ पर लिखा था। ऐसे ही अगला जो इससे पहले वाला वीडियो था, उसमें आपने यूनिट नंबर 1 के बारे में देखा था। यूनिट 1 के टॉप 100 मतलब कि टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि यूनिट 1 के थे। तो यानी कि इकाई 1 हो गई आपकी, इकाई 2 हो गई और इकाई 3 आज आपकी हो गई। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को एक प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसके बारे में मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन स्किल को संचार कौशल बोलते हैं। संचार माने जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हमारी बातें आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, संचार यही होता है। यानी कि फ़ोन से भी बात हो सकती है, वो भी संचार है। आमने-सामने बैठ कर के भी संचार किया जाता है, ठीक है? तो संचार ये होता है। संचार की स्किल यानी संचार कैसे किया जाए, बातचीत कैसे की जाए, उसका तौर तरीका कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपके व्यक्तित्व के विकास में संचार कौशल की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है? तो इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी यहाँ से प्रश्न जो होंगे, उत्तम संचार की कला कैसे आपके अंदर डेवलप हो, ये सब समझेंगे हम इकाई नंबर 4 में। तो इकाई नंबर 4 जो यूनिट 4 होगी, वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूनिट 3 लिखा है हमने, यहीं पर यूनिट नंबर 4 आपकी लिखी होगी और उसके भी टॉप
50 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, 50 प्रश्न। इस तरीके से आपके 200 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो जाएँगे, ठीक है, और आप इन प्रश्नों को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ कई बार। तो यूनिट नंबर 3 आज आपका हो गया। यूनिट नंबर 4 जो होगी, वो एक प्रकार से नेक्स्ट वीडियो यानी कल सुबह 8 बजे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो डेली सुबह 8 बजे आपके एक आध न एक आध वीडियो आपकी चलती रहेगी इस चैनल पर, तो आप जो है रोज़ सुबह 8 बजे आप ज़रूर जुड़ें, ठीक है, इस चैनल से। तो उसमें हम इकाई नंबर 4 में उत्तम संचार की कला के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसमें संचार प्रक्रिया वगैरह को खूब समझेंगे और वहाँ से बनने वाले 50 प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, तो लगभग 30 मिनट के माध्यम से, आधे घंटे के माध्यम से हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा और बहुत ही बारीकी के साथ समझा। धन्यवाद।